नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल हिंदी भाषा बोध एक हिंदी विषय की सभी परीक्षाओं के लिए समर्पित चैनल है और यह चैनल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी के अंतर्गत आप लोगों के सपोर्ट के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम हिंदी भाषा बोध पर जो एक किताब है हमारी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत काम आती है, भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो किताब है वो बहुत काम की किताब है हमारी परीक्षाओं के लिए। तो इसे हम पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अभी से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और जल्दी ही इसको पूरा पढ़ के हम अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आइए बिना समय गवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला पृष्ठ से प्रारंभ करते हैं और ये जो पहला टॉपिक है वो भाषा है। और भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा कई ढंग से प्रस्तुत की है, जिसके अंतर्गत पतंजलि ने क्या कहा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये। व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचा। अगला बिंदु है, कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। याद रखिएगा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। समष्टि मतलब समूह रूप। बाबूराम सक्सेना, अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। सुकुमार सेन ने कहा है, अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। भाषा विद्वान थे भोलानाथ तिवारी जी, इसलिए उनकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे
ने कहा है। अब पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है इसके बारे में, भाषा के बारे में? तो मैक्स मूलर कहते हैं, भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में हो नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मूलर कहते हैं। हेनरी स्वीट कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। विचारों का प्रकटीकरण ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा। क्रोचे कहते हैं कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित और तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी है, आप पढ़ेंगे आगे चल के काव्यशास्त्र में, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बांद्रे क्या कहते हैं कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोतग्राह्य और स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, ये याद रखिएगा, बांद्रे ने कहा है। और ऐसे भी प्रश्न बन सकता है विद्वान का ना हो के भी, कि भाषा का कौन सा प्रतीक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, तो श्रोतग्राह्य प्रतीक है। इसके अलावा ओत्तो स्पर्सन ने कहा है, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओत्तो स्पर्सन ने यह कहा है। गार्डनर ने कहा है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक एवं ट्रेगर ने कहा है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग और विचार विनिमय करते हैं। श्रुतेवा ने कहा है। अब भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रवर्तक हमें याद रखने हैं। तो दिव्योत्पत्ति जो है, डिवाइन थ्योरी इंग्लिश में कहते हैं इसे, प्राचीन धर्म ग्रंथों में दिव्योत्पत्ति से जोड़ा गया है। संकेत रूसो ने कहा है, अंग्रेजी में इसे एग्रीमेंट थ्योरी भी कहते हैं। रणन जो डिंगडोंग थ्योरी है, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने इसका सिद्धांत दिया है। इंगित गेस्चर थ्योरी डॉक्टर राय ने दी है। धातु रूट थ्योरी हेज एवं मैक्स मूलर ने दी है, और रणन भी उन्होंने दी है। श्रम ध्वनि नोआरे ने दी है। संपर्क ध्वनि जो थ्योरी है, कॉन्टेक्ट थ्योरी जी रेवेज ने दी है। समन्वय हेनरी स्वीट ने दी है। यहाँ पर हेनरी स्वीट ने क्या कहा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। ये सिद्धांत थे। रणन थ्योरी, डिंगडोंग थ्योरी जिसे कहते हैं, प्लेटो, हेज एवं मैक्स मूलर ने दी है। धातु थ्योरी भी हेज एवं मैक्स मूलर ने दी है। यो थ्योरी जो है नोआरे ने दी है। श्रम ध्वनि जिसे कहते हैं, समन्वय ध्वनि हेनरी स्वीट ने दी है। और डिवाइन थ्योरी प्राचीन धर्म ग्रंथों में दी गई है। सन 1886 ईस्वी में पेरिस के भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक, पेरिस में फ्रेंच भाषा जो बोली जाती है उसके अंतर्गत ये उसका टाइटल है, ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं।
1866 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर नहीं किया जाएगा। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण लग नहीं रहा है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अब हमें भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां याद रखनी है जो आती ही हैं, हमारे पेपरों में, परीक्षाओं में आती ही हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है, परिवर्तनशील है, संप्रेषण, भाव संप्रेषण का माध्यम है। अर्जित संपत्ति फिर से लिख दिया है इन्होंने। अनुकरण से सीखी जाती है, जैसे कोई छोटा बच्चा हम लोगों से, हम बड़े लोगों से, उम्र में बड़े लोगों से सीखता है, अनुकरण करके ही सीखता है। जिस प्रकार की भाषा उसे सिखाई जाती है, अनुकरण के द्वारा वो सीख जाता है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है, यह आपको भी पता है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं। पहले आंगिक है, फिर वाचिक है, फिर लिखित है, फिर यांत्रिक है। इस प्रकार से चरण इसके दिए गए हैं: आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। पहले हम अंगों के द्वारा समझाने का प्रयास करते थे, फिर हम बोलना चालू कर दिए, फिर लिखित कर दिए, फिर यंत्रों के द्वारा भी उसको यूज़ कर दिया, हमने उपयोग करना चालू कर दिया। इस प्रकार से इसके 4 चरण हो गए। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है: मानक या परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। फिर डायलेक्ट किसे कहते हैं, विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा, और बोली को डायलेक्ट कहते हैं। फिर इसके नीचे भी आती है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा जिसे स्लैंग बोलते हैं अंग्रेज़ी में। व्यक्ति बोली, आइडिलेक्ट जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं व्यक्ति बोली। विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज जो कंप्यूटर वगैरह में उपयोग होती है उसे विशिष्ट भाषा कह सकते हैं, प्रोफेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। कूट भाषा जो बहुत कम जगह उपयोग की जाती है, संस्थानों में उपयोग की जाती है, किसी सेना में उपयोग की जाती है। सीक्रेट लैंग्वेज जिसे कहते हैं। कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो किसी विशेष पर्पस के लिए बनाई जाती है। और राष्ट्रभाषा जो बड़े रूप में किसी राष्ट्र में, देश में बोली जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमारे देश में मानक भाषा यूज़ करते हैं, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा भी यूज़ करते हैं, अपभाषा भी है, व्यक्ति बोली भी है, विशिष्ट भाषा भी है, कूट भाषा भी है संस्थानों में। कृत्रिम भाषा भी कई जगह बनाई गई है। C++ जैसे ये कृत्रिम भाषाएं हैं कंप्यूटर के लिए। राष्ट्रभाषा भी है हमारे देश में, जो देशों में बड़े रूप में बोली जाती हैं उनको राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में ऐसे कोई राष्ट्रभाषा ऑफिशियली नहीं है, लेकिन राष्ट्र में जितना ज़्यादा पैमाने पर कोई एक भाषा बोली जाती है तो उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा दे दी जाती है। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई, किंतु कुछ विद्वान इसकी संख्या लगभग 3000 बताते हैं। प्रश्न में आता है लगभग 3000 या 2796 आता है, तो दोनों में से कोई एक आएगा और उत्तर हमें उसका चयन करना पड़ेगा विवेक के अनुसार। संसार की भाषाओं को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। किसके आधार पर? वाक्य रचना एवं रूप, जिसे पद भी कहते हैं, रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित नाम से भी जाना जाता है। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम
प्रोफेसर श्लेगल ने किया था? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किस प्रोफेसर ने, किस विद्वान ने किया था? तो प्रोफेसर श्लेगल ने इसका वर्गीकरण किया था आकृति मूलक का। इसे याद रखिएगा। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा अयोगात्मक भी है, योगात्मक भी है। अयोगात्मक तो यहीं खत्म हो गई। योगात्मक के 3 भाग कर दिए उन्होंने, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट के 4 भाग हैं, 4 भेद हैं: पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक। क्योंकि ये योगात्मक हैं तो इसको भी योगात्मक ही कहा जाएगा। पूर्वांत योगात्मक, अंतर्मुखी। श्लिष्ट में जो है 2 अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकार के हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट जो है पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट के रूप में विभक्त की गई है। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उदाहरण इस प्रकार हैं। भाषा जो अयोगात्मक भाषा है वो एकाक्षर, निरअवयव या स्थान प्रधान भाषा होती है। चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी जो भाषा है वो एकाक्षरी अयोगात्मक भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। एक शब्द से जो एक शब्द है उसी से एक भाव व्यक्त कर दिया जाता है, इस प्रकार की एक भाषा है। चीन में एक डंडे वाली लैंग्वेज होती है इस प्रकार की, वो एक ही डंडे में अपना एक भाव रहता है, उसको व्यक्त करने का वो बताया जाता है। योगात्मक भाषा है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें जोड़ा जाता है। जिसमें अश्लिष्ट भाषा है योगात्मक में, यह प्रत्यय प्रधान है। तुर्की, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, काफिर, जुलू। और मध्य योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, जैसे मध्य में लिखा है ना मध्य योगात्मक, तो संथाली भाषा में मध्य में प्रत्यय लगता है। प्रकृति के पूर्व जो लगता है, प्रत्यय प्रकृति के पूर्व जो लगता है, काफिर और जुलू में लगता है। अंत योगात्मक में अंत में जोड़ा जाता है प्रत्यय, तो कन्नड़ में जोड़ा जाता है। पूर्वांत योगात्मक में प्रत्यय प्रकृति के पूर्व व अंत दोनों में जोड़ते हैं। तो मफोर एक वैसी भाषा है जिसमें पूर्वांत योगात्मक भाषा कहा जाता है। श्लिष्ट भाषा है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, वियोगात्मक में अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। श्लिष्ट भाषा जो है उसमें संयोगात्मक के अंतर्गत अरबी भाषा है, वियोगात्मक के अंतर्गत हिब्रू भाषा है। बहिर्मुखी जो है इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाते हैं। संयोगात्मक में जैसे इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। संस्कृत भाषा में यह हमारे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। संस्कृत की भाषा में प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है कि नहीं जुड़ा होता है, ऐसा स्थापना या तर्क में दे सकते हैं। इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग से लगाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा जो है ऐसी ही भाषा है जिसमें श्लिष्ट भाषा के अंतर्गत आती हैं और बहिर्मुखी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। बहिर्मुखी मतलब अलग से जोड़ा जाता है। प्रश्लिष्ट यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट में पूर्ण समास प्रधान होती है, आंशिक प्रश्लिष्ट में होती है अंशतः समासिक। पूर्ण समास प्रधान एक ऐसी शब्द में प्रश्न में पूछ सकते हैं कि पूर्ण समास प्रधान भाषा कौन सी है, तो वो चेरोफी है। अंशतः समास प्रधान वास्क भाषा है। पारिवारिक वर्गीकरण को अब हमने पहले तो पढ़ लिया है, जिस प्रकार से भाषा थी इतना हमने जो पढ़ा है वो एक प्रकार के अंतर्गत आकृति मूलक के अंतर्गत पढ़ा है। ये आकृति मूलक जो था वर्गीकरण, जिसका सबसे पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं।
सबसे पहले प्रोफेसर श्लेगल ने की थी, इसकी वर्गीकरण करने की कोशिश की थी प्रोफेसर श्लेगल ने। और इसके बाद में आकृति मूलक हमने पूरा पढ़ा, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद में दो प्रकार की होती है भाषा, आकृति मूलक, प्रोफेसर श्लेगल ने इसका प्रयास किया था, और इसके बाद में अब पारिवारिक मूलक होती है। तो पारिवारिक मूलक के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं, किस प्रकार की भाषाएं आती हैं, हम पढ़ लेते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व, अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है पारिवारिक वर्गीकरण में। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न हैं: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। ये प्रश्न बनता है कि भोलानाथ तिवारी ने पारिवारिक भाषा के परिवारों की संख्या कितनी मानी है, तो 13 मानी है। इसके अलावा अगर बहुत कठिन पूछना होगा तो जो विदेशी विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, उनके बारे में उनका नाम भी पूछ सकते हैं। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट, भोलानाथ तिवारी तो पूछा ही जाता है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है। निर्विवाद रूप से जो पूछा जाएगा, अगर किसी विद्वान का नहीं पूछा जाए तो निर्विवाद रूप से जो पूछा गया है वो 18 है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 13 है, फ्रीड्रिश म्यूलर के अनुसार 100 है और निर्विवाद रूप से 18 है। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भाषा परिवार कितने हैं? 4 परिवार हैं। यूरेशिया, यूरोप और एशिया का मिलाकर, फिर अफ्रीका भूखंड है, फिर प्रशांत महासागरीय भूखंड है, अमेरिका भूखंड है। यूरोप और एशिया को मिला के एक ही परिवार उन्होंने, कितने परिवार इसके अंतर्गत दिए हैं? 10 परिवार। यूरोप और भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत इन्होंने 4 भाग कर दिए, फिर 4 भाग के भी सब पार्ट करके इन्होंने यूरेशिया का जो भाग है उसके 10 भाग किए हैं, इन्होंने वर्ग किए हैं। उसमें पहला है भारोपीय, भारत और यूरोपीय। द्राविड़ परिवार जो भारत में, दक्षिण भारत में बोली जाती है भाषाएं, उनका परिवार है। काकेशी परिवार, बुर्शस्की, उराल अल्ताई परिवार। चीनी परिवार जो चीन में बोला जाता है। जापानी और कोरियाई परिवार जो जापान और कोरियाई देशों में बोला जाता है। अत्युत्तरीय हाइपसपोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। और इनके अलावा अफ्रीका भूखंड में कितने भाग किए हैं इन्होंने? सूदानी परिवार, बंतू परिवार, होतेन तोत, बुशमैनी परिवार। और प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। क्योंकि ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत जितने भी देश, जितने भी भूभाग आए हैं, वहाँ पर बोली जाने वाली भाषाएं उन्होंने एक परिवार में रख दी हैं। अमेरिका भूखंड जो अलग से एक अमेरिकी परिवार है, जहाँ रेड इंडियंस परिवार जो थे उन लोगों की भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो कुल 10 ये हो गए, 3 ये हो गए, 13 और 4 17 और एक 18 परिवार इन्होंने माने हैं। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था निर्विवाद रूप से कितने परिवार हैं, तो 18 परिवार इन्होंने बता दिया। भारोपी परिवार जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमें पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम या सतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा गया है। सतम और केंतुम 2 भागों में बांटा गया है। कुल 10 शाखाएं हैं,
लेकिन सतम और केंतुम इनके 2 वर्ग हैं। एक वर्ग में 4 भाषाएं हैं, एक वर्ग में 6 भाषाएं हैं। सतम में भारत ईरानी आर्य परिवार है, बाल्टो स्लाविक है, आर्मीनी है, अल्बानी है। और केंतुम में है जर्मानिक, ट्यूटोनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटैलिक। ये इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किन देशों में बोली जाती हैं, जर्मानिक और इटैलिक और भारत ईरानी। तो इनको ही आपको, और ग्रीक भी समझ में आ गया होगा। तो ग्रीक जो है यूनान की तरफ बोला जाता है, जो ग्रीस जो देश है उसके अंतर्गत बोली जाती भाषा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी परिवार जो है आर्य परिवार की 3 उपवर्गों का उल्लेख किया है, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी, दरद और आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा किसने किया है? डॉक्टर ग्रियर्सन, जो बहुत विद्वान रहे हैं, भाषाविद रहे हैं और हमारे भारत में सबसे पहले हिंदी साहित्य का एक सही मायने में इतिहास इन्होंने ही लिखा था। ये आपको आगे पढ़ना है। और पहले भी आप लोगों ने हिंदी अगर पढ़ी है, हिंदी के विषय में पढ़ा है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने बहुत योगदान दिया है हमारे भारत की भाषाओं के बारे में। जो शोध किए हैं उनके अप्रतिम योगदान है इसके प्रति। तो ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, 7वीं सदी ईसा पूर्व। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र। ये पूछा जा सकता है प्रश्न में। अवेस्ता सबसे पुरानी भाषा जो धर्म ग्रंथ है वो अवेस्ता है, और उसकी भाषा क्या है? ईरानी है। और उसका अर्थ क्या होता है अवेस्ता का? तो शास्त्र होता है। अवेस्ता को बैक्ट्रिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्ट्रियम भी कहा जाता है। अवेस्ता को और क्या कहा जाता है? तो बैक्ट्रियम कहा जाता है, ऐसा याद रखिएगा। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो जिंद अवस्था एक ही नाम से पढ़ते थे, जिंद अवेस्ता। सबसे पुराना ग्रंथ जिंद अवेस्ता कौन सा है? तो भारतीय आर्य भाषाओं का ग्रंथ है, ऐसा हमने पढ़ा था बचपन में, याद होगा आपको। तो अब उसे भूलवश कहा जाता है, तो याद रखिएगा। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान की राष्ट्रीय महाकाव्य। ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य क्या है? कौन सा है? महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष पढ़ लीजिए। ईरानी भाषा पश्चिमी पूर्वी में बांटी गई है। पश्चिमी में मीडियन प्राचीन फारसी पश्चिमी की तरफ है, और पूर्वी में है अवेस्ता मुगदियन पामीर। अवेस्ता के कितने वर्ग हैं? 3, 6 और 7 वर्ग हैं। वर्गिस्ता पश्तो, ये हमारे कश्मीर में भी बोली जाती है। पहलवी, देवारी, बलूची, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है उसमें बलूची बोली जाती है। ओसेटिक और कुर्दिस्तान में कुर्दी बोली जाती है, ऐसा आपको याद रखना है। पहलवी के जो 2 भाग हैं, हुज्वारेश और पाजद, ये आधुनिक फारसी के अंतर्गत आते हैं। दरद शब्द का अर्थ होता है पर्वत, ये याद रखना है। इसका प्राचीन नाम पैशाची प्राकृत भी है। पैशाची प्राकृत किसका नाम है? तो दरद का है। दरद को और क्या कहा जाता है? तो पैशाची प्राकृत कहा जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है, तो आपको याद रखना है पंजाबी भाषाओं का जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो दरद भाषाओं से ही निकल के आती है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि। जो पहाड़, जो पर्वतों के बारे में आसपास बोली जाती हैं वो दरद भाषाएं ही होंगी। कौन कौन सी हैं? कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी। बलूची किसके अंतर्गत आती है? अवेस्ता के अंतर्गत आती है, और ये ईरानी भाषा के अंतर्गत आएगी, याद रखिएगा। भारतीय आर्य भाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इसको रटना है, याद करना है, ऐसा याद करना है कि भूलना ही नहीं है। कैसे भी आप कर लीजिए, इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्ग में बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत जो थी
2000 ईसाई पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक मानी गई है। वैदिक संस्कृत जब वेदों का निर्माण हुआ, फिर संस्कृत अथवा लौकिक संस्कृत आ गई थी, जो लोक में बोली जाती थी, आम जनों के द्वारा बोली जाती थी, लिखी जाती थी, तो वो लौकिक संस्कृत कही गई और इसे 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक बोला जाता रहा, लिखा जाता रहा। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक आ गई है। यहाँ पर गलत छपा हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा अपनी किताब में, अगर आपके पास किताब हो तो। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक, इसके 3 भाग हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहा गया है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक, जिसमें बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हुई थी पाली भाषा में हुई थी। त्रिपिटक जो थे, इनकी भाषा थी पाली। प्राकृत जो थी, द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है, 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक इसको माना जाता है। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत होती है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक इसका काल माना गया है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक बोली जाती है। आधुनिक आर्य भाषा जो भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हिंदी भी आती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वैदिक संस्कृत, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ था। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक संस्कृति को क्या क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस आदि कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक साहित्य को संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, इन 3 भागों में बांटा गया है। संहिता विभाग में ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता, जो हम पढ़ते हैं 4 वेद, उन्हीं से इनकी संहिता है। ऋक् संहिता, यजुर संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋक् संहिता है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ये याद रखिएगा, ऋक् का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो स्तुति करना। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं, ये भी याद रखना है। ऋक् संहिता में ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋक् का अर्थ होता है स्तुति करना। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। गीतात्मक काव्य कौन से संहिता में दिए गए हैं, प्रश्न बन सकता है, तो ऋक् संहिता में बनता है। यजुर संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र, पद्य, गद्य दोनों रूप में संग्रहित है। मंत्र हैं कर्मकांड से जुड़े, यज्ञों के कर्मकांड से यजुर संहिता, आपको इतना याद रखना है, और गद्य और पद्य के रूप में है। यजुर संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। गद्य और मंत्र भाग जो हैं कृष्ण संहिता में है, कृष्ण यजुर्वेद संहिता में, और शुक्ल संहिता में है केवल मंत्र। सामवेद में सोमयागों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में गेय पद हैं, इतना याद रखिएगा। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। ऋग्वेद से सामवेद में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बाकी 75 मंत्र ही मौलिक हैं, ऐसा याद रख लीजिएगा। अथर्ववेद संहिता जनसाधारण में प्रचलित मंत्र, तंत्र, टोने टोटके का संकलन है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मंत्र तंत्र से जुड़ी हुई चीज़ें जिसमें भी अगर पूछ लिया जाए, बहुत हल्के प्रश्न अगर बनाने हों आयोग को, यूजीसी वालों को, तो ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं कि टोने टोटके मंत्र तंत्र किस में है, तो अथर्ववेद संहिता में है, ऐसा आपका उत्तर होगा। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की
व्याख्या की गई है। अभी तक हमने संहिता पढ़ी, 3 भागों में किया गया था वैदिक साहित्य को, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। तो संहिता के बाद ब्राह्मण भाग आ गया। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण है। सामवेद का तांडव पंचविश ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी हमने 3 भाग पढ़े थे, पहला संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद। तो जब ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग जो हुए हैं वो उपनिषदों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडूक्य, कौशितकी, श्वेताश्वतर उपनिषद ही मुख्य रूप से आपको याद रखना है। श्वेताश्वतर उपनिषद, इसमें भक्ति शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था, क्योंकि ये प्रश्न आता ही है। तो ये 12 आपको याद रखना है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, कौशितकी, श्वेताश्वतर उपनिषद। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु शनैः शनैः बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा, साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए। इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं को प्रातिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी जाती हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शौनक, कात्यायन, तैत्तिरीय, शौनकृत, रक प्रतिशाख्य, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण लग नहीं रहा है। कात्यायन का शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, सामवेद का पुष्प सूत्र, अथर्ववेद का शौनकृत, अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों के अपनी अपनी शाखा संबंधित वर्ण, विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक सांस्कृतिक ध्वनियाँ, वैदिक संस्कृत जो थी उसकी ध्वनियों पर किस विद्वान ने कितनी ध्वनियाँ मानी हैं, इस पर बातचीत भी की गई है। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ थीं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, विभिन्न विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 52, जिसमें से 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। हरदेव बाहरी ने एक बाहर का स्वर रख दिया था, ऐसे याद रख लीजिएगा, तो 14 मानी है। ऐसे 13 और 39 इसमें विभक्त हैं। धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी और कपिल देव द्विवेदी, इन्होंने 13 और 39 मिला के 52 माने हैं ध्वनियों की संख्या। वैदिक स्वर 13 अ आ इ ई उ ऊ रे ऋ लृ, और संयुक्त स्वर है ए ओ ए औ। तो वैदिक व्यंजन भी हैं। कंठ से का खा गा गा णा, तालव्य से चा छा जा झा, इंग्या शा या, मूर्धन्य से टा ठा डा ढा ड़ा, अणा शारा, दंत से ता था दा धा ना, साला, ओष्ठ से पाफा वा मा वा, और हा विसर्ग जो अनुस्वार है और विसर्ग जीवा मूलिक, उपध्या
उपध्मानीय जो है वो माने गए हैं। ऐसा आपको याद रखना है। इनको कितनी ही बार पढ़ना है आपको। का से का वर्ग हुआ, कंठ वर्ग हुआ, ता से तालव्य जो है चा वर्ग का है, मूर्धन्य का टा वर्ग है, दंत का ता वर्ग है, ओष्ठ का पा वर्ग है। ऐसा आपको याद रखना है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या थीं? वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक और बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। आपने देखा होगा वैदिक संस्कृत के जो मंत्र उच्चारण हैं वो एक धुन के साथ गाए जाते हैं। वो जो पुराने रूप में गाए जाते हैं तो वो एक धुन के साथ गाते हैं, तो वो संगीतात्मकता लेके बैठे होते हैं और एक अलग प्रकार से उनका उच्चारण किया जाता है। बलात्मक रूप से तेज बोला जाता है उनको। स्वराघात जो उत्पन्न होते हैं वो अलग रूप से कहे जाते हैं। आपको याद होगा, कहीं आपने सुने होंगे सोशल मीडिया पे या पुराने जो सीरियल्स हैं उनमें सुनना आप कभी भी, तो आपको समझ आएगा कि संगीतात्मकता भी है उन ग्रंथों में। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 वाच्य हैं, कर्त, कर्म और भाववाच्य। एवं 8 विभक्तियां हैं, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, पदान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग होता है। तो कितने हैं? 3 लिंग हैं संस्कृत वैदिक संस्कृत में और 3 वचन हैं, 3 वाच्य हैं, 8 विभक्तियां हैं। तो आपको याद रखना, वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मने और परस्मय 2 पदों में चलते थे। आत्मने पद हमने संस्कृत पढ़ी है 10वीं तक, तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, तो उनको याद होगा आत्मने पद और परस्मय पद 2 पद चलते थे संस्कृतों में धातुओं के रूप में। कुछ एक धातुएं उभयपदी थी। तो वैदिक संस्कृत में इस प्रकार की धातुएं हैं जो कोई आत्मने पद में रहेगी, कोई परस्मय पद में रहेगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व ये 4 समास ही मिलते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लुंग लकार। लट मतलब वर्तमान, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 6 भाव हैं। लोट जो है जो आज्ञा दी जाती है, विधि है जो संभावनार्थ बोला जाता है। आशीर्लिंग जो इच्छार्थ होती है। लिंग होता है हेतु। सदमुद्भाव लेट होता अभिप्राय और लिंग जो है निर्बंध होता है। ऐसा आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण भले ही ना हो, एक बार हमने पढ़ लिया है इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारा विषय हिंदी है, संस्कृत नहीं है। लेकिन जो हमारे हिंदी की जो जड़ भाषा है उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की जानी चाहिए, तो उसमें इसके अंतर्गत ये लिखा गया है। क्रिया के 10 काल भावभेद को ही लकार कहते हैं। क्रिया के 10 काल और भावभेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था। गण विकर्ण जो है इनके अंतर्गत उन्होंने विभक्त किया था। कितने? 5-5 भागों में। गण जो है भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि। इसके अंतर्गत इन्होंने, ये इतना ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, एक हल्का सा हमने पढ़ लिया है। फिर आ गई लौकिक संस्कृत, जो लोक में बोली जाने वाली भाषा थी, आम बोलचाल की लौकिक संस्कृत थी, वो भाषा थी। उसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि पाणिनि का अष्टाध्यायी का विवेचन किस भाषा में किया गया है? तो लौकिक संस्कृत में किया गया है, ये आपको याद रखना है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। पहले कितनी थी वैदिक संस्कृत में? 13 और 39 कुल थी 52 ध्वनियाँ।
और बाकी लौकिक संस्कृत में 52 से घट के 48 ध्वनियाँ शेष रह गईं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ ळ, रह, जीवा, मूली, मूलक और उपधामानीय के लुप्त होने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ शेष रह गईं। अब हम आते हैं अपनी मुख्य भाषाओं के बाद में। संस्कृत का एक समय था और उसके बाद में जब बहुत लोग मिश्रित हो गए, बहुत लोग इधर उधर से आके बसे, कुछ लोगों ने संस्कृत को कठिन पाया। तो आपने पढ़ी होगा भाषा की विशेषता क्या होती है कि वो कठिनता से सरलता की ओर आती है। तो धीरे धीरे चीज़ें सरल होने की कोशिश की गई, करने लगे लोग। तो उसके बाद में जब संस्कृत लोगों को, जो पहले भी आप जानते ही हैं संस्कृत कुछ विशेष लोग ही उपयोग करते थे, तो उसके बाद में जो सामान्य लोग थे उन्होंने अपनी भाषाएं बोलना लिखना चालू किया। पहले वे अनपढ़ थे, उसके बाद में उन्होंने अपनी भाषाओं का प्रयोग करना लिखित रूप में करना प्रारंभ किया। तो एक काल के अंतर्गत किया उन्होंने, मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत उन्हें कहा जाता है। पाली जो है प्रथम प्राकृत है, उसका समय हमने पढ़ा ऊपर। वैदिक जो था उस संस्कृत के बाद में, वैदिक और लौकिक संस्कृत के बाद में हमने अभी पढ़ा था। इसको एक बार और फिर पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि यही प्रश्न बार बार आते हैं। कौन से प्रश्न आते हैं कि पाली प्राकृत अपभ्रंश का काल बताइए। 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक पाली आ गई, फिर प्राकृत आया 1 ईसा से 500 ईसा तक, और अपभ्रंश हुई 500 ईसा से 1000 ईसा तक। तो ऐसे आपको याद रखना है। पाली का जो था 1 ईसा तक था, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक समय था पाली का। अब हम इसको आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पाली जो है उसका अर्थ था बुद्ध वचन, पारखतीति बुद्ध वचनमिति पाली। पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, जैसा कि इसमें नाम ही दिख रहा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनके 3 नाम हैं। बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए थे। श्रीलंका जहाँ पे गए थे वहाँ लंका नरेश भट्टगामिनी ईसा पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह लिपिबद्ध हुआ था। संस्कृत जो हमारे यहाँ किसी परिस्थिति में गए थे, वहाँ से श्रीलंका गए थे। कौन गए थे? कुमार महेंद्र, अशोक का पुत्र जो था वो गया और वहाँ पे उन्होंने लिपिबद्ध करवाया। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसको आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। सुत्त पिटक जो था साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथ हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, सुत्त निपात, विमान बत्थु, पेत बत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, जातक, निर्देश, पटी संविदा, मग्ग, अपदान, बुद्ध दवंश एवं चर्या पिटक। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमें यहाँ 3 पिटकों के बारे में बात करनी है। उनके अंतर्गत पाली भारत की प्रथम देश भाषा थी, ये भी पूछ सकते हैं, और किस ग्रंथ में किस चीज़ की बात की गई है। तो सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, और इसके कितने भाग हैं, कितने, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगता है। विनय पिटक के में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार। विनय पिटक जो था वो संघ चलाने के लिए शिक्षाएं जो दी थी बुद्ध ने, उनके अंतर्गत विनय पिटक में संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। सुत्त पिटक के
उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचती, कथा, बत्थु, यमक और पट्ठान। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण हुआ है। इतना आपको याद रखना है। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद पंहो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ की अपनी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे चल के ऐसे प्रश्न बनने लगेंगे यूजीसी में कि त्रिपिटक के अलावा कौन से ग्रंथ रचे गए। अब अट्ठकथा, मिलिंद पंहो, दीपवंश और महावंश कई बार आ भी गए हैं ये छोटे मोटे प्रश्न के रूप में, कठिन प्रश्नों के रूप में। अब इनको पढ़ना अनिवार्य सा लगता है। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों में भी विस्तारित था। अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं। याद रखिएगा, अट्ठकथा साहित्य का जो प्रणेता थे बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्ध तो बहुत पहले आए थे, लेकिन ईसा की 5वीं शताब्दी में अट्ठकथा साहित्य बुद्ध पाली में लिखा गया है। बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मग्ग, जिसको हिंदी में विशुद्धि मार्ग कहेंगे, को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध घोष के द्वारा लिखित विशुद्धि मग्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं: कच्चान व्याकरण, मोगलन व्याकरण और सद्ध नीति। कच्चान व्याकरण के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं 7वीं शती में। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। कौन सी? कच्चान व्याकरण। तो कच्चान महाकच्चायन ने लिखी थी। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध भी कहते हैं। गंध मतलब ग्रंथ बोला जाएगा। सुसंधि कप्प भी कहा जाता है कच्चायन को। कच्चायन व्याकरण में 4 कप्प, संधि कप्प, नाम कप्प, आख्यात कप्प तथा किप विधान कप्प 23 परिच्छेदों और 675 सूत्र में विभक्त हैं, दिए गए हैं। कच्चायन ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कच्चायन व्याकरण के जो लिखने जाने वाले व्यक्ति हैं महाकच्चायन, उन्हों के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं के नाम से पूछा जा सकता है एक सरल प्रश्न के रूप में। 23 परिच्छेद और 675 सूत्र हैं, इतना याद रख लीजिएगा। मोगलान व्याकरण के रचयिता मोगलान हैं। जो भी व्याकरण है उन्हीं के नाम पे लिखी गई है। नाम भी उनको उन्हीं का दे दिया गया है। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपराम बिहार में रहते थे। वे अपने समय के संघराज थे। बौद्धिस्टों में संघ प्रणाली चलती थी, तो वहाँ पे उस समय उस जगह पर, उस भौगोलिक जगह पर संघ हुआ करता था। कहाँ कहाँ बौद्धों के जो संघ थे हमारे भारत में भी थे, नेपाल में भी थे, बर्मा में भी थे, श्रीलंका में भी थे, चीन में भी थे। तो वहाँ संघ चलते होंगे, जैसा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो संघ चलते ही हैं और वहाँ के संघ के पद भी होते होंगे लोगों के पास। तो संघराज जो होगा, जो मुख्य रूप से चलता होगा, जो मुख्य उनका उस संघ का जो सबसे बड़ा पद होगा, उसी को संघराज बोलते हैं। तो मोगलान जो थे श्रीलंका के अनुराधपुर में थूपराम बिहार में रहते थे और अपने समय के संघराज थे। उन्होंने मोगलान व्याकरण लिखी है। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता या तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। सबसे पहली व्याकरण 7वीं शती में किसने लिखी थी? कच्चायन व्याकरण लिखी थी महाकच्चायन ने। और उसके बाद मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता और गंभीरता से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। 817 सूत्र हैं। सद्ध नीति व्याकरण इसके रचयिता कुछ अलग हैं। बर्मी भिक्षु अग्गवंश के थे इसके रचयिता, इसलिए याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि बाकी तो मोगलान व्याकरण तो उनका नाम आपको याद रहेगा ही, लेकिन ये इनका नाम अलग है। सद्ध नीति के जो रचयिता थे 1154 ईस्वी में बर्मी भिक्षु अग्गवंश, ये अग्ग पंडित तृतीय भी कहलाते हैं। सद्ध नीति व्याकरण 3 भाग 27 अध्याय
और 1391 सूत्रों में निबद्ध है। 3 भाग कौन से हैं? पदमाला, धातुमाला और सुत्तमाला। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई गई है। कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन सी हिसाब से बताई है, ये हम पढ़ लेते हैं। आचार्य विधुशेखर, इन्होंने लिखा है कि पहले पंक्ति है, फिर पत्ती है, फिर पट्टी है, फिर पल्ली है, फिर पाली आ जाएगा। फिर मैक्स वालेसर जो हैं, पाटलिपुत्र या पाली ऐसे इसका नाम आया होगा। भिक्षु जगदीश काश्यप ने पर्याय, पलियाय, पालियाय और पाली इस प्रकार से इसका विकास बताया। भंडारकर व भौकर नागल ने प्राकृत, पाकट, पाण, पाउल और पाली इस प्रकार से इसका नाम बताया। भिक्षु सिद्धार्थ ने पाठ, पाल, पाल, पाली और पाली इस प्रकार से। कौशाम्बी ने पाल और पाली इस प्रकार विकास बताया है। उदय नारायण तिवारी ने पाणीय, पाधरणीय, धनली, पाली इस प्रकार से इसका विच्छेद करके समझाया है। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जो एक दो विद्वान जो हम पढ़ते आ रहे हैं उनके अनुसार कौन कौन सी जगह पर भाषा बताई जा सकती है हम पढ़ लेते हैं। श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स ने मगध को माना है। जो मगध कौन सा है? बिहार का इलाका जो है, बिहार और नेपाल का, वह बताया है श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स ने। वेस्टरगार्ड तथा स्टेनकोनो ने उज्जैनी या विंध्य प्रदेश को माना है। ग्रियर्सन व राहुल सांकृत्यायन ने मगध को माना है। ऑडलेन वर्ग ने कलिंग को माना है, ये भी उसी तरफ का है। कलिंग उड़ीसा तरफ का है, उड़ीसा और बिहार के आसपास का एरिया है। रीज डेविडन ने कौशल को माना है, कौशल इलाके को। सुनीति कुमार चटर्जी ने मध्य देश की बोली माना है, जो मध्य प्रदेश है और इससे आसपास जो राज्य की सीमाएं हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा ने मथुरा के आसपास का भूभाग माना है। उदय नारायण तिवारी ने मध्य देश की बोली बोली है। सुनीति कुमार चटर्जी और उदय नारायण तिवारी ने मध्य देश की बोली को माना है पाली, और मगध को ग्रियर्सन, राहुल और श्रीलंकाई बौद्ध चाइल्डर्स ने माना है। ऐसा आपको याद रखना है। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार किया है। सर्वसम्मति ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, महत्वपूर्ण वाक्य है। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को माना है। पाली की वर्ण संगठना या ध्वनियाँ किस प्रकार हैं? पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार 41 ध्वनियाँ थीं पाली में। मोगलान के अनुसार 43 थीं। अब ये भी प्रश्न बन सकता है कि कच्चायन के अनुसार कितनी ध्वनियाँ थीं? तो कच्चायन ऐसे याद रख लीजिए, कच्चे थे तो उन्होंने ध्वनियाँ कम बताईं। मोगलान थोड़े से पक्के थे, या मोगलान उनसे थोड़ा सा शुद्ध थे, ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने ध्वनियाँ ढूंढने में, तो 43 ध्वनियाँ उन्होंने बताई हैं। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर और 33 व्यंजन हैं। मोगलान के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं। पाली के वर्णों का वर्गीकरण जो है निम्न ढंग से है। ये हमने लिखा है के बराबर 41, एम बराबर 43। के यानी कच्चायन, एम यानी मोगलायन, ऐसे याद रख लीजिएगा। ह्रस्व स्वर जो थे आ, ई, उ, ए, ओ, जो कम मेहनत से बोले जाते हैं वो कम है। दीर्घ स्वर जो थे आ, ई, उ, ए, ओ, जिनमें बोलने में बड़ी मात्रा लगती है और दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जिनमें समय भी लगता है बोलने में। व्यंजन जो थे का वर्ग में का, खा, ग, ढा, चा वर्ग में टा, चा, छ, जा, झना, इंग्या, टा वर्ग में टा, ठा, ढ़ा, ता वर्ग में ता, था, दा, धना, पा वर्ग में पा, फा, वा, मा, यारा, लावा, सा, शा, हा, ला। ये आहा नहीं था, लेकिन जो था वो अनुस्वार जो था वो पाली में माना गया है। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
अनुस्वार जो था पाली में स्वतंत्र ध्वनि मानी गई है अनुस्वार को, ये याद रखिएगा। कठिन प्रश्न जब बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं कि पाली भाषा में की विशेषताएं 3-4 बता दी उन्होंने और इनमें से 2 सही हैं या 3 सही हैं, इनको आपको चुनना है। तो उसके अंतर्गत ऐसा बता देंगे। पाली भाषा में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे पाली वैयाकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। निगहित को क्या कहा है? अनुस्वार समझ लीजिए, ऐसा याद रखिएगा। पाली में टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थीं। ग्रियर्सन तथा भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते हैं। पाली में 3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन का प्रयोग मिलता है। संस्कृत में सब 3 था, लेकिन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन था जो संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में, लेकिन यहाँ पे 2 वचन हुए, द्विवचन खत्म हो गया, एक वचन और सीधा बहुवचन, यहाँ पे ये नहीं था। पाली हलंत रहित थी, 6 कारक थे, 8 लकार थे, 4 काल और 4 भाव, 8 गण युक्त भाषा थी। पाली जो है हलंत रहित भाषा है, ये भी एक अलग प्रकार से प्रश्न बन सकता है। प्रथम प्राकृत जो है पाली कहलाती है, उसके अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत और शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत के अंतर्गत हुई है। तो ये थी पाली भाषा। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्राकृत भाषा को, जिसको हम द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं, जो निम्न हैं। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जनभाषा है। नमी साधु ने इसका निर्वचन करते हुए लिखा है, प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है पहले की बनी हुई। प्राकृत का अर्थ क्या था? प्राकृत का अर्थ जो बताया है, किसने बताया है? नमी साधु ने, जो कि अर्थ बताते हैं कि पहले की बनी हुई को प्राकृत कहते हैं। जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्रकृते है आगतम प्राकृतम। नमी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है, प्राकृतेति सकल जगत जंतु नाम व्याकरणादि मिरनाहत संस्कारा सहजो वचन व्यापारा प्रकृति तत्र भवसेव वा प्राकृतम, अर्थात सकल जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं और उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। वाक्पति राज ने गौड़ बहो में लिखा है, शैलाओ इमं वाया विसन्त्येतोण यणेति वायाओ एन्ति समुद्धम चिहणेति सायराओ चिय जलाई। अर्थात जिस प्रकार जल सागर में प्रवेश करता है वहीं से निकलता है, उसी प्रकार समस्त भाषाएं प्राकृत में ही प्रवेश करती हैं और प्राकृत से ही निकलती हैं। किसने दिया है? वाक्पति राज ने गौड़ बहो में लिखा है। प्राकृत की उस उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इस मत की पुष्टि करने वाले विद्वान निम्नलिखित हैं। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम वा प्राकृतम, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है, हेमचंद्र ने कहा है। संस्कृत से आविर्भाव होने वाली भाषा प्राकृत किसने मानी है? हेमचंद्र ने मानी है। प्राकृत का व्याकरण भी उन्होंने ही लिखा है, आपको पता ही होगा। प्रकृति ही संस्कृतम तत्र भवम प्राकृतम उच्यते, अर्थात प्रकृति या मूल संस्कृत है, उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत सर्वस्व में लिखा है मार्कंडेय ने भी, वो भी इसका
समर्थन करते हैं। प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है। प्राकृत संजीवनी में वासुदेव ने लिखा है, प्रकृते संस्कृतायस्तु विकृति प्राकृति मता, अर्थात संस्कृत की विकृति प्राकृत है। षड भाषा चंद्रिका में लक्ष्मीधर ने लिखा है। ये लक्ष्मीधर वही हैं जिन्होंने प्राकृत पेंगलम की रचना की है। प्रकृते संस्कृतात् आगतम प्राकृतम, अर्थात प्रकृति संस्कृत से आगत प्राकृत है, सिंहदेव मणि ने लिखा है। अब प्रायः सब विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत भाषाओं के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में विचार किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत 7 गौण विभाषा की चर्चा की है। मुख्य प्राकृत जो थी और उनकी गौण विभाषाएं जो हैं उनके अंतर्गत उन्होंने बताया है, मागधी, शाबरी, अवंतिजा, आभीरी, प्राच्या, चांडाली, सूरसैनी या शौरसैनी भी जिसे आज हम कहते हैं, सचरी, अर्धमागधी, द्राविड़ी, बाहलीक, उदरजा, दाक्षिणात्य, महाराष्ट्री, वनेचरी। ये 7 अलग हैं। इनको एक प्रकार से इसको पहले पढ़ लेते हैं। मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसैनी या शौरसैनी, अर्धमागधी, बाहलीक या दक्षिणात्य। और गौण भाषा में शावरी, आभीरी, चंडाली, सचरी, द्राविड़ी, उदरजा, वनेचरी आदि। प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि का आता है। 7वीं शताब्दी में इन्होंने प्राकृत का व्याकरण लिखा है, जिसका नाम था प्राकृत प्रकाश। वररुचि ने लिखा है 7वीं शताब्दी में। 12 परिच्छेद हैं इसमें। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बतलाए हैं। वररुचि ने, याद रखिएगा, 4 भेद बताए हैं वररुचि ने प्राकृत प्रकाश में। प्राकृत प्रकाश के 12 परिच्छेद हैं, जिसमें 4 भेद बताए हैं उन्होंने अपनी भाषा के, प्राकृत भाषा के। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसैनी। इसके पहले जो थे भरत मुनि, उन्होंने 7 प्राकृत बताई हैं और 7 गौण विभाषा बताई हैं। तो ये 7 प्राकृत इन्होंने बताई हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, लेकिन वररुचि ने बताई हैं कितनी? 4। हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा को ये 3 और भेदों की चर्चा की है। आर्षी, जिसे अर्धमागधी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद्र की चूलिका पैशाची को दंडी ने किस भाषा के रूप में कहा है? तो भूत भाषा कहा है। चूलिका पैशाची 3 भाग और उन्होंने दिए थे ना, आर्षी जिसे अर्धमागधी कहा जाता है, चूलिका पैशाची और अपभ्रंश। इस चूलिका पैशाची को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। महाराष्ट्री को प्राकृत व्याकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित तथा मानक प्राकृत माना है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को प्राकृत व्याकरण ने आदर्श, परिनिष्ठित और मानक प्राकृत माना है महाराष्ट्री को। डॉक्टर हार्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ है महान राष्ट्र की भाषा। महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना और मध्य प्रदेश आदि आते हैं। किसने लिखा है? हार्नले ने। जॉर्ज ग्रेसन एवं जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्रीय प्राकृत से ही मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री के लिए ही किया है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत जो जिसे कहा है वो महाराष्ट्र के लिए ही कहा है। 7 भाषाएं बताई थी, ऊपर हम फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 भाषाएं कौन कौन सी बताई थी? ये दक्षिणात्य है, तो इसको ही महाराष्ट्री इन्होंने माना है भरत मुनि ने।
अवंती और बहलीक ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्रीय भाषा में अंतर्भूत हैं। डॉक्टर मनमोहन घोष, डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत शौर सैनी का ही विकसित रूप है। डॉक्टर मनमोहन घोष, डॉक्टर सुकुमार सेन का अभिमत है महाराष्ट्रीय प्राकृत शौर सैनी का ही विकसित रूप है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा बतलाया है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में, इससे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। दंडी का कौन सा ग्रंथ था? काव्यादर्श था। और सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा किसे बताया है? तो महाराष्ट्री को बताया उन्होंने। महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः सागरः सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादियन्मयाम्। महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई प्रमुख संस्कृत साहित्यिक कृतियाँ निम्नलिखित हैं। राजा हाल की है गाहा सत्सई, गाता सप्तशती जिसे कहा जाता है, राजा हाल की है, एक प्रश्न हो गया। प्रवर सेन कृत रावण बहो सेतुबंध, यही महाराष्ट्रीय भाषा में है। वाकपति कृत गौड़ बहो गौड़बध, जयवल्लभ कृत वज्जलग्ग, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित, ये महाराष्ट्रीय प्राकृत में लिखी गई हैं। शौरसैनी प्राकृत मूलतः शूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। इसके पहले हमने महाराष्ट्रीय प्राकृत की बात की है, अब हम शौरसैनी प्राकृत की बात कर लेते हैं। शूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण शौरसैनी का बहुत आदर था, जो इस प्रकार व्यक्त भी किया गया है। यो मध्य मध्यदेशम विवसति स कवि सर्वभाषा निषण्णाः। डॉक्टर पेशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। डॉक्टर पेशेल ने शौरसैनी का विकास दक्षिण में माना है, ऐसा याद रख लीजिएगा। शौरसैनी मूलतः नाटकों में के गद्य की भाषा थी। शौरसैनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि लिखा भी है, शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यतु नाटके। भरत मुनि ने लिखा है शौरसैनी नाटकों की गद्य भाषा है, ऐसा इन्होंने बताया है। विद्वानों ने शौरसैनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया है, निम्नलिखित है। वररुचि ने संस्कृत को बताया है, प्रकृति संस्कृतम शौरसैनी का आधार। राम शर्मन ने लिखा है महाराष्ट्री। विरच्यते संप्रति शौरसैनी पूर्वेव भाषा प्रकृति ही किलास्याः। पुरुषोत्तम ने बताया है संस्कृत तथा महाराष्ट्री संस्कृतानुगमनाद बहुलम तथा शेषे महाराष्ट्री। वरुचि ने शौरसैनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। प्रकृति ही शौरसैनी प्राकृत प्रकाश इन्होंने बताया है। पैशाची प्राकृत को पैशाचिकी, पैशाचिका, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जॉय ग्रियर्सन ने पैशाची भाषा भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब अथवा अफगानिस्तान को माना है तथा इसे दर्द से प्रभावित भी बताया है पैशाची को। लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच लिखा है, ये गलत लिखा है, पिशाच तथा नीच पात्रों के लिए पैशाची भाषा का प्रयोग बतलाया है। रक्ष पिशाच नीचेषु पैशाची द्वितीयम भवेत, लक्ष्मीधर ने बताया है। मार्कंडेय ने प्रकृत सर्वस्व में कैकई पैशाची, शौरसेन पैशाची और पांचाल पैशाची, इन 3 प्रकार की पैशाची भाषाओं का 3 देशों के आधार पर नामकरण किया है मार्कंडेय ने। एक तो कैकई देश था, एक शौरसेन देश था, एक पांचाल देश था। उसमें पैशाची 3 प्रकार की बोली जाती थी। मार्कंडेय ने ऐसा लिखा है। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। मगध देश की भाषा रही है मागधी प्राकृत। मार्कंडेय ने शौरसैनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है। मागधी शौरसैनीतः कौन ने बताई है? मार्कंडेय ने। किसकी उत्पत्ति बताई है? शौरसैनी से मागधी की उत्पत्ति बताई है।
मागधी के शाकाहारी, चांडाली और शाबरी ये 3 प्रकार मिलते हैं। मागधी प्राकृत का प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। ये प्रश्न बनता है कि मागधी प्राकृत का प्राचीन रूप किसके नाटकों में बनता है, तो अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार मागधी अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालों आदि की भाषा थी। यह भी प्रश्न बन सकता है, अंतःपुर के नौकरों और अश्वपालों की भाषा कौन सी थी, तो मागधी थी। किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन ने बताया है कि यह मध्य देश, शूरसेन और मगध के मध्यवर्ती देश अयोध्या या कौशल की भाषा थी। श्री जिनदा सगणी महत्तर 7वीं भाषा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। श्री जिनदा सगणी महत्तर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ निशीथ चूर्णी में अर्धमागधी को मगध देश के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण अर्धमागध कहा है। मगहद विषय भाषा निबद्धम अद्धभागहम। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पाली का सबसे ज़्यादा पाली का भाषा का प्रयोग जो था बुद्ध भाषा में, बुद्ध धर्म की भाषा में, बुद्ध साहित्य में हुआ है, उसी प्रकार अर्धमागधी का प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्म देश जो है इस भाषा में निबद्ध है। भगवान महावीर का संपूर्ण धर्मोपदेश किस भाषा में निबद्ध है, तो अर्धमागधी में है। जैनियों ने अर्धमागधी को आर्ष, आर्षी, ऋषि भाषा आदि भाषा नाम से अभिहित कहा है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री भी नाम दिया है। डॉक्टर जैकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कहकर जैन महाराष्ट्री नाम दिया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अर्धमागधी को चेट, राजपूत एवं सेठों की भाषा बताया है। अपभ्रंश तृतीय प्राकृत अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश को क्या भाषा कहा गया है, ऐसा पूछा सकता है। संधिकालीन भाषा कहा गया है। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आती है। प्रथम प्राकृत पाली थी, द्वितीय प्राकृत प्राकृत ही थी। अपभ्रंश जो है वो तृतीय प्राकृत भाषा मानी जाती है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट, अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कारहीनो योगोरिति प्रयुयुक्षते तम अपभ्रंशम इच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशनम। व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। व्याडी जो थे उनकी पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था। ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कृत वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये आपको याद रखना है। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग होता है। महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है। इसका ये भी है, अपशब्दों के रूप में उन्होंने लिया है। भूयाम शोप शब्दाः अल्पीयांश शब्दाः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा गया है। अब भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में क्या कहा है? विभ्रष्ट भाषा कहा है। और पतंजलि ने अपशब्द के रूप में अपभ्रंश का उपयोग किया है महाभाष्य में।
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है 6वीं शताब्दी में। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार किस विद्वान ने किया है? सबसे पहले चंड ने अपने प्राकृत लक्षण की भाषा में। न लोपोपभंशेधो रेफस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बलभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। 650 संवत के पहले की बात बता रहे हैं वो। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया, ये वाक्य हो गया, तो इसे तो याद रखना ही है। धारसेन द्वितीय जो थे, बलभी के राजा थे, उन्होंने अपने पिता को तीनों भाषाओं का, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। शिलालेख था। तो भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। संस्कृतम प्राकृतम चान्यद अपभ्रंशम इति त्रिधा, ऐसा इन्होंने काव्यालंकार में लिखा है भामा ने। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश कोणाणा भाषा कहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये। अपभ्रंश कोणाणा भाषा किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी ने कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वाङ्मय को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। तदेतद वाङ्मयं भूयः संस्कृत प्राकृतं तथा अपभ्रंशश्च मिश्र चेत्याहुश्चर्याश्चतुर्विधम्। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आभीरादि गिरथः काव्येश अपभ्रंशम इति अपभ्रंशः इति स्मृताः। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट्ट, पटमंजरी, अवहत, अवहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश को निम्नलिखित भेद बताए हैं। नमी साधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य भेद लिखे हैं। मार्कंडेय ने नागर, उपनागर और ब्राह्मण भेद बताया है। याकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी 4 भेद बताए हैं। तागरे नहीं, ये तगारे है जहाँ तक, ये इसको कंफर्म कर लीजिएगा। पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी में बताया, उत्तरी में नहीं बताया है। याकोबी ने 4 दिशाओं के नाम दिए हैं, तागरे ने 3 दिशाओं के नाम दिए हैं, उत्तरी दिशा नहीं दी है। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी केवल 2 भाषाएं, 2 भाग करे हैं, पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा। जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत के बाद शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश, ऐसा इन्होंने बताया है। प्रत्येक जो प्राकृत है उसका एक अपभ्रंश उन्होंने बताया है 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश की ध्वनियाँ हैं। उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। कैसी ढंग से किया है कि 30 व्यंजन हैं और 10 स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, औ। आ, ई, उ, ए, ओ 10 स्वर हैं और 30 व्यंजन उन्होंने बताए हैं। कौन ने किए हैं ये एक बार के कंफर्म कीजिए। उदय नारायण तिवारी ने। कुल जो ध्वनियाँ हैं 40 बताई हैं, ये लिखा हुआ है पहले से। का, खा, गा, घा कंठवर्ग में, तालव्य में चा, छा, जा, झा,
मूर्धन्य में टाठा डाढ़ाना, दंत में ताथा दाधा, ना पूर्वी अपभ्रंश में था, शा पूर्वी अपभ्रंश में था, और ओष्ठ में पाफा वाभमा, अंतस्थ में यारा लावाशा, ऊष्म में साहा। तो कुल मिला के 40 ध्वनियाँ बताई हैं अपभ्रंश में डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उकार बहुला भाषा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाता है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी, अर्थात अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वियोगात्मक हो रही थी, संयोगात्मक नहीं थी। जैसे संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी, फिर धीरे धीरे उसको वियोगात्मक तरीके से लाना चालू किया। सभी भाषाएं जो थीं, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं तो हमसे पढ़ते नहीं बनता है, धीरे धीरे अलग अलग लिखा जाने लग गया। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी तो विभक्तियों के अलग अलग उपयोग किया था। विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों को अलग से उपयोग किया जाने लग गया था अपभ्रंश में। अपभ्रंश में 2 वचन थे, 1 वचन बहुवचन, 2 ही लिंग थे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग यहाँ से विलुप्त हो गया था। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप माना गया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अपहट्ट कहा है। क्या कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने? अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है। अवहट्ट का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से प्रारंभ करेंगे।